इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। और ये 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में हम सब मिलकर गरजते हैं। दोस्तों, इस वक्त सच्चाई ये है कि आफ्ताब अमीन पूनेवाला और उसकी मानसिक स्थिति और उसकी बर्बरता से देश हर दिन शॉक में जा रहा है, हर सेकंड, हर मिनट। दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर ये व्यक्ति बाहर खुले में घूम रहा है तो हमारी सिटीज, हमारा देश, हमारी स्ट्रीट्स कैसे सुरक्षित रह सकती, क्योंकि ये जब खुले में घूमेगा तो ये श्रद्धा के बाद किसी दूसरे टारगेट को देखेगा जिसको वो चॉप करना चाहता है 35 पीसेस के अंदर। दोस्तों, आज श्रद्धा की एक फोटो आपके सामने वायरल हो रही थी, जो पहले की फोटो है जिसमें उसके फेस को आफ्ताब अमीन पूनेवाला इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसके फेस से खून निकल रहा है, उसको हालत उसकी खराब हो चुकी है, उसको बड़े बड़े घाव हैं, पर तब भी उसके चेहरे पे एक इनोसेंट सी स्माइल है। वो इस मॉन्स्टर से दूर जाना चाहती थी, पर इसने वो अलाउ नहीं किया और उसको वो अपने दोस्तों से दूर, वसई में अपने दोस्तों से दूर जाकर वो दिल्ली ले गया। ऐसा इसके व्हाट्सएप चैट्स जो श्रद्धा के तमाम उसके दोस्तों के साथ में वो सब के सब वो रिवील करते हैं। दोस्तों, लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ उस आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा। दोस्तों, इतनी बुरी तरीके से मारा कि जब श्रद्धा ने इस बात का जिक्र अपने फ्रेंड से किया और कहा कि वो एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करना चाहती है और विमेन कमीशन की मदद लेना चाहती है, ऐसी स्थिति हो गई थी। आफ्ताब ने बुरी तरीके से मैनिपुलेट तक कर दिया। दोस्तों, एक चैट में तो ये है कि श्रद्धा कह रही है कि उसका बीपी इतना डाउन है क्योंकि उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है और वो उठ भी नहीं सकती बेड से। आज पुलिस अपनी प्रोब को वाइडन कर रही है और आफ्ताब अमीन पूनेवाला अब ये एक और झूठ फैला रहा है और एक और झूठ पुलिस को कह रहा है कि वो ये सब इसीलिए करता था क्योंकि वो ड्रगी था, वो गांजा लेता था और गांजा लेने के बाद उसने श्रद्धा का मर्डर करा और उसके बाद उसने बियर पी, सिगरेट फूकी और उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के पास में वो रात भर बैठे रहा। उसके बाद उसने उसको 35 टुकड़े किए। ये सब प्लान स्ट्रैटेजी के तहत है, ये दिखाने के लिए कि वो मानसिक संतुलन में नहीं है, बहुत श्रूड क्रिमिनल है। दोस्तों, वो अपने आप को साइको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है और ड्रग एडिक्ट प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, पर पुलिस जो है इसको नहीं मान रही, इसीलिए नार्को टेस्ट करा रही है इस सीरियल किलर के। दोस्तों, ये एक साइको किलर नहीं, एक सीरियल किलर है जो महिलाओं से नफरत करता है। और जब नए एविडेंसेस जो आए वो बता रहे कि 20 से ज्यादा महिलाओं को 20 अलग अलग नंबर से ऐसी महिलाएं जो अपने परिवार से दूर रहती है, उन महिलाओं को डेटिंग ऐप के जरिए अपना शिकार बनाता था। अभी तो सिर्फ एक श्रद्धा का मर्डर सामने आया, ऐसा भी हो सकता है कि 20 और ऐसे इसने मर्डर किए। दोस्तों, तो आप सोचिए कि क्या ऐसा मर्डरर, साइकोपाथ, दरिंदा बाहर घूमना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए इस दरिंदे की अगर हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, वो है फांसी। तो मेरी अपील है माय लॉर्ड से कि आफ्ताब अमीन पूनेवाला के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेली हियरिंग्स के साथ में सुना जाए और उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। और शर्म आनी चाहिए सूडो फर्जी सेक्युलर लिबरल्स को, जिन्होंने अभी तक श्रद्धा के लिए खुलकर स्टैंड तक नहीं किया। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि आफ्ताब पर सेक्युलर गैंग क्यों है चुप। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि आफ्ताब की हैवानियत की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। देखिए आज क्या हुआ, क्या नए एविडेंसेस आए, उसके बाद मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। नाक पर चोट, आंखों में सूजन, गर्दन पे निशान, चेहरे पर खरोच,
श्रद्धा की 2022 की ये पुरानी तस्वीर आफताब के दरिंदगी का एक और सबूत बनकर सामने आई है। श्रद्धा को आफताब बेरहमी से पीटता था। दिसंबर 2022 की श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा को आफताब ने इतना पीटा था कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके पीठ में दर्द था, उसको उल्टी हो रही थी, वो अपना गर्दन नहीं हिला पा रही थी, उसके पूरे बदन में दर्द था। 3 दिसंबर 2020 में आई थी। उसको गर्दन में और पीठ में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था, जिसके कारण उसको चलने में, उठने में, बैठने में और उसके मूवमेंट्स करने में दिक्कतें आ रही थी। इसलिए वो तेज़ दर्द के कारण एडमिट हुई थी। नवंबर 2022 में श्रद्धा ने अपने ऑफिस के साथियों को व्हाट्सएप चैट के जरिए बोला, मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी क्योंकि इतनी पिटाई के बाद मेरा बीपी लो हो गया है और बदन बहुत दुख रहा है, एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। मार बहुत ज़्यादा लगा था गले पे और पीठ पे। तो हम लोग पुलिस चौकी लेके गए। पुलिस चौकी लेके जाने के बाद में उनको लिख के पुलिस चौकी हम लोगों ने FIA दिया, एनसी लिख के दिया, चौकी में जमा किया। श्रद्धा आफताब के चंगुल से निकलना चाहती थी। इस चैट में वो अपने दोस्त से कहती है, मुझे थाने के और चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। जिस पे उसके दोस्त का जवाब आता है, तुम रेस्ट करो, परेशान मत हो, जब महिला मंडल वालों से मिलोगी तब मैसेज करना। दिल्ली पुलिस की टीम अब मुंबई पहुंच चुकी है। श्रद्धा के दोस्तों का बयान दर्ज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को यह भी शक हो रहा है कि आफताब सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या करने के बाद वो 20 से ज्यादा लड़कियों के संपर्क में रहा। उस रात उसने श्रद्धा को मारने के बाद क्या किया? इंडिया न्यूज की रिपोर्टर महिमा कटारिया ने क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। जब श्रद्धा की बॉडी को काट के आया तो उसके अंदर कोई रिमोर्स नहीं था, कोई दुख नहीं था। खाना ऑर्डर करना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आफताब खाना 2 लोगों के लिए ऑर्डर करता है। अभी तक तो इस मूवी से वो इंस्पायर हो रहा था कि किस तरीके से उसको बॉडी को काटना है। यहाँ पर वो 2 लोगों का खाना ऑर्डर करता है। 2 लोगों का खाना ऑर्डर करने के बाद वो वापस से अपनी मूवी चालू कर देता है, क्योंकि मूवी से वो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। खाना 2 लोगों के लिए ऑर्डर किया गया और शराब और सिगरेट का सेवन लगातार आफताब करता रहता है। पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इंडिया न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जतिन के सामने किया एनालिसिस। धड़ से सिर को अलग करना मुश्किल तो होता ही होगा। देखिए, इस केस में अगर जब स्कल को हम बॉडी से डिटैच करते हैं, अलग करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो शार्प ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं उसने शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा होगा इस धड़ को अलग करने के लिए। दूसरी चीज़, अभी तक जो है मेन हमारा एविडेंस इंटीग्रल स्कल अब तक रिकवर नहीं हो पाया है, जो कि एक अहम एविडेंस कह सकते हैं कि वो बन पाएगा इसको रिकवर करने के लिए, कि क्या वो जो स्कल अगर रिकवर हो जाता है कहीं ना कहीं वो श्रद्धा का है भी या नहीं। क्योंकि जितने बोनी फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं उनके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है कि मिल तो रहे हैं, बट क्या वो एक्चुअल श्रद्धा के ही हैं या वो किसी और चीज़ के। कातिल, जल्लाद, दरिंदा या खूंखार वैशी सीरियल किलर आफताब अमीन पूनावाला को मिलनी चाहिए सिर्फ फांसी की सजा। देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। अपने मुकदमे में मैं पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पॉलिटिकल डिबेट साबियो रॉड्रिगेज, श्रीरज नायर, साधी प्रज्ञा भारती, विवेक श्रीवास्तव, एडवोकेट मुमताज जावेद शेख, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज के पास जाने के पहले मैं पद्मश्री उज्जवल निकम जी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और शिल्पी जैन, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले लीगल नुएंसेस जानना चाहता हूं। एडवोकेट मुमताज आपके पास भी मैं इस डिबेट की शुरुआत पद्मश्री उज्जवल निकम जी आपके साथ और शिल्पी जैन के साथ करना चाहता हूं। पहले मैं आना चाहता हूं उज्जवल निकम जी, दोनों को देखा है। उज्जवल निकम जी,
बच्चन सिंह के जजमेंट से या प्रदीप कुमार सिंह के जजमेंट से ये प्रेसिडेंट हुआ है कि अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जहां पे मोटिव, मेथड और सोसाइटी पे असर की बात की गई है। पर क्या इस केस के अंदर डायरेक्ट एविडेंस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और अभी सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही हैं, तो इसीलिए जो फांसी की सजा आइडियली इस क्रिमिनल को मिलनी चाहिए वो मिल पाना या कोर्ट ऑफ द लॉ में प्रूव करना एक चैलेंज होगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए। उज्जवल निकम जी, आप कैसे देखते हैं? प्रदीप जी, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैंने ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बहुत केसेस चलाए। एक मैं कहूंगा कि पुणे में नेशनल टेनिस चैंपियन कार्तिक राज, जिसको मारने के बाद अभियुक्तों ने उसकी डेड बॉडी के टुकड़े कर दिए थे और जंगल में बिखर दिए थे। कुछ तो हमें पीसेस, बॉडी पीसेस मिले, उसके बाद भी हमने ये साबित कर दिया था कि इसने, कार्तिक राज का मर्डर किन हैवानों ने किया है और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी। सवाल अभी इस केस में यह है, क्या यह केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर होने के कारण दिल्ली पुलिस को चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट करने पड़ेगा। हमेशा कानून का विद्यार्थी के हैसियत से मैं जरूर कहूंगा कि जब कोई भी मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित रहता है तो पुलिस को पहले मोटिव ढूंढना पड़ता है, क्यों मारा गया। मोटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दूसरा अहम सवाल यह है कि आफ्ताब और श्रद्धा को जीवित दोनों ने कब लाश में देखा था। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लास्ट सीन टुगेदर एविडेंस। तीसरा अहम सवाल यह इसमें है कि जो आफ्ताब ने जो पहले कुछ डेड बॉडीज के पीसेस निकाल के दिए हैं, क्या वो श्रद्धा के है? उसका डीएनए से मैच श्रद्धा के माता पिता से होता है? और चौथा यह है कि जो फ्रीज था आफ्ताब ने, जिसमें डेड बॉडी श्रद्धा की पीसेस कट करके रखी थी, तो वो पीस श्रद्धा, वो जो फ्रीज में जो भी कुछ मिला होगा डेड बॉडी के अवशेष, उस आधार पे अगर ये ह्यूमन बॉडी के अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट तय कर लेते तो मुझे लगता है कि आफ्ताब को यह बताना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है, एब्सोल्युटली, लेकिन कई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यह बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के, अभियुक्त के कंधे पर, शोल्डर पे चला जाता है। जैसे कि अगर लास्ट सीन टुगेदर है, अगर ये दिल्ली पुलिस थ्योरी जुटा पाती है तो आफ्ताब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या हो गया श्रद्धा का। अगर आफ्ताब के फ्रीज में अगर ह्यूमन बॉडी के डेड्स को कुछ पीसेस मिले तो आफ्ताब पे यह फर्ज बनता है, उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसके फ्रीज में ह्यूमन डेड बॉडीज की पीसेस कैसे आए। और इसीलिए मुझे लगता है एक चुनौती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जो वो कोई भी जो गुनाह रहता है वो चश्मदीद गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रहता है, तो मैं हमेशा मानता हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला मामला बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि आई विटनेस मे टेल लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उज्जवल निकम जी, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। उज्जवल जी, आपने ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मैं डिबेट को खोलूंगा, पर उसके पहले शिल्पी जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लेट मी पुट अनदर सिनेरियो। शिल्पी जैन, सिनेरियो ये है, लेट्स इमेजिन कि उज्जवल निकम जी जिस बात को कह रहे हैं, पब्लिक जो प्रोसिक्यूशन है उसको साबित भी कर देता है ट्रायल कोर्ट के अंदर। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर ट्रायल कोर्ट में इसको फांसी की सजा भी हो जाती है, पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा सो देयर इज ऑल्सो चांस, शिल्पी जैन, की सुप्रीम कोर्ट अगर डेथ पेनल्टी होती है उसको भी रिमिट करके, चेंज करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर सकता है, जिसमें भी आफ्टर सर्टेन इयर्स ये गुड कंडक्ट हो सकता है। कोई अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें ये आगे पैरोल पे भी जा सके। तो शिल्पी जैन, इज इट, अगर हम बात करें तो सोसाइटी पे बहुत बड़ा डैमेज है, बात करें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑन प्राइमा फेसी दिखता है, पर जब ये कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर ये मुकदमा चलेगा, क्या चैलेंजेस कुछ ज्यादा नहीं है शिल्पी? बिल्कुल, जैसे निकम साहब ने कहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अनब्रोकन चेन ऑफ एविडेंस होना का रिक्वायरमेंट है। इस केस में एफआईआर ऑफेंस के बहुत महीनों बाद हुई है, तो काफ़ी सब्सटैंशियल एविडेंस फॉरेंसिक जो है वो मिट चुका है। अभी तक ये भी साबित नहीं हो पाया है कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं या
किसी और के हैं। अब उन जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, अब इसमें क्रूशियल ये हो जाएगा कि जो अक्यूज्ड है इससे एक तो रिकवरीज अगर हुई हैं तो क्या हुई हैं, क्या वेपन ऑफ ऑफेंस उससे मिला है, फिंगरप्रिंट्स अभी तक होंगे नहीं, कुछ और ब्लड स्टेन्स भी कंप्लीटली लॉस हो गए। जहां तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी है, एक तो कैपिटल पनिशमेंट अपने आप में ही एक रेयर फिनोमिना है हमारे जूरिस्प्रूडेंस में, आईपीसी में, और फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रूव करना एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, या तो अगर मल्टीपल मर्डर्स हुए हैं तब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएगा, या एक बहुत ही हॉरिफिक मेथड यूज करा गया है, या एक ऑफेंस अगेंस्ट द कंट्री है वेज। इसमें मेरे को लगता है जो सर्कमस्टांसेस है, जो उस अक्यूज का कॉन्डक्ट है मर्डर के बाद, मर्डर बहुत होते हैं उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है ज्यादातर। कैपिटल पनिशमेंट में क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, एक तो होता है मेथड ऑफ किलिंग, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मल्टीपल किलिंग्स, इसमें उसका कॉन्डक्ट मर्डर के बाद जो है वो बहुत ही हॉरिफिक है, रेयर है। एक उस स्टेट ऑफ माइंड में आपने उसके पीसेस करे, उनको बहुत महीने तक फिर सारे शहर में फैलाते रहे, तो मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्ली क्वालिफाई करता है रेयरेस्ट ऑफ, आप कह रही हैं शिल्पी की कैटेगरी में, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करता है। जी, मैं उज्जवल निकम जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर मैं डिबेट को खोलूंगा। उज्जवल निकम जी, क्योंकि जो मैं इसकी ट्रैजेक्टरी ऑब्जर्व कर रहा हूं उज्जवल निकम जी, ये जो किलर है, जो मर्डरर है, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि ये साइको है, और जब उसने ये एक्ट किया था तब वो अपने सेंसेस में नहीं था, अभी वो कह रहा है कि वो गांजा लेता था, तमाम इस तरीके की बातें वो कर रहा है जिससे कि वो कैपिटल पनिशमेंट जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी के अंदर आता है उससे बच सके। तो आप क्या इसको आप भी शिल्पी जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये ऑन प्राइमा फेसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमन सेंस, लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शिल्पी कह रही है आप भी मानते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है? उज्जवल निकम जी। प्रदीप जी, मैं शिल्पी जी से पार्शली सहमत हूं। पार्शली सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसने आफ्ताब ने कैसे मारा है उसको, क्या उसका मर्डर गला घोट के मारने के बाद उसके पीसेस कट किए? अगर ऐसा होता है तो 201 ऑफ आईपीसी टू स्क्रीन द ऑफेंडर फ्रॉम द लीगल पनिशमेंट यानी डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडी, तो अलग तरह का ऑफेंस बनता है। लेकिन अगर श्रद्धा जिंदा रहती हो, जिंदा रहने के बाद अगर उसके वो टुकड़े करता है तो दैट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रुएल्टी। तो हमें यह देखना होगा कि दिल्ली पुलिस किस नतीजे पे आती है। True. और सिर्फ नतीजा नहीं तो उसके लिए उनके पास कोराबोरेटिव एविडेंस क्या है। मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां तक हमने देखा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही शातिर गुनेगार 3 गुनेगार की फांसी की सजा रद्द कर दी। yes. और वो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था, और इसलिए मुझे लगता है हम कुछ भावना पर नहीं चलना चाहिए। हमने ये देखना चाहिए कि द मोड एंड द मैनर ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन द मैटर। क्या आफ्ताब ने जिसको श्रद्धा को मारने के बाद उसके पीसेस कट किए, क्या जिंदा बेहोश रहते ही उसके पीसेस कट किए? क्योंकि मैंने ऐसे मामले चला है जी। कि बेहोश करने के बाद एक संगीन अभियुक्त ने डेड उसके जिंदा लाश के टुकड़े टुकड़े किए, तो वो मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रुएल्टी और उसे फांसी की सजा मिल गई। माय ऑडियंस आर हैविंग अ जहां मारने के बाद उसके पीसेस कट करता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे दर्शक इस वक्त एक डिलाइट देख रहे हैं जहां लेजेंडरी लॉयर उज्जवल निकम जी और सीनियर एडवोकेट शिल्पी जैन जो है अपने लीगल नुएंसेस को रख रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, पर मैं एक बार पॉलिटिकल डिबेट को खोलना चाहता हूं। आप दोनों के पास मैं आता हूं कुछ ही मिनटों के अंदर। मैं डिबेट मेरे हिसाब से प्राइमा फेसी सैवियो और सैवियो के साथ में मैं लाना चाहता हूं विजय कौशिक आपको। विजय कौशिक और सैवियो मेरे हिसाब से प्राइमा फेसी ही हैज टू बी हैंग, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 35, मैं लीगैलिटी में नहीं जाना चाह रहा हूं जिसके लिए 2 मेरे पास बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट्स हैं, पर सैवियो आप इंटेंशन इस आदमी का समझिए। ये आदमी जो है सिर्फ एक ही लड़की के टच में नहीं था, ये 20 अलग अलग नंबर से 20 अलग अलग लड़कियों के टच में था, और वो इसको अभी तक पता नहीं है कि क्या वो बाकी की 20 लड़कियां जिंदा है कि नहीं जिंदा है। इसका मोटिव ये भी हो सकता है सैवियो कि वो उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, और अगर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ उसके कारण भी इसको मार दिया। ये सोसाइटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है सैवियो की, अगर ये किलर
घूमे, अगर ये किलर फ्री हो जाए, ये किलर 25 साल बाद भी फ्री हो जाए, तो एज अ समाज हम क्या इंप्रेशन देंगे कि कोट एंड कोट गुड कॉन्डक्ट के नाम पे हमने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है, आफ्टर सर्टेन टाइम छोड़ दिया, क्योंकि इसने मेंटली हरास किया, इसने सेक्सुअली हरास किया, इसने 35 टुकड़े किए, इसने हर वो काम किया जो एक इंसान नहीं कर सकता। सैवियो, एक बहुत ही हिनियस क्राइम है प्रदीप, और एक हिनियस क्राइम के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, वो सजा है मौत। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें एक सोसाइटी की तरह देखना चाहिए कि ये एक साइकोपैथ आदमी था जो अपने सोसाइटी में लूज था, लोगों से मिलजुल रहे थे, कत्ल करने के बाद भी रिपोर्टेडली ही इज मेट अप विद 20 गर्ल्स। यू आर डीलिंग विद अ साइकोपैथ। ये जो साइकोपैथ वाला आदमी है उसको खत्म करना जरूरी है। Therefore, it's important for the legal system to work hard to ensure that they find the truth behind the murder, which is linked to Aftab itself. It is a heinous crime और इसको खत्म इट इज अ करना हीनियस जरूरी क्राइम। है। पर सैवियो, विजय कौशिक, मैं पूछना चाहता हूं वो तमाम कोट एंड कोट लिबरल सेक्युलर्स अभी शांत क्यों है सैवियो, जो बाकी के मर्डर्स के अंदर रिलीजन देखते हैं, बाकी के मर्डर्स के अंदर अपर कास्ट लोअर कास्ट देखते हैं, religion- वो खुलकर श्रद्धा के पक्ष में नहीं आए। विजय कौशिक, आप भी नहीं आए। आपने प्रॉब्लम बिल्कुल ये सही है कि कहा है। सोसाइटी के अंदर जिस देश कुछ का लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, जिस प्रॉब्लम देश का ये है कि अमित सोसाइटी शाह के जो अंदर गृह कुछ मंत्री लोग होते हैं है, इस जो तरह के हर मामलों में चीज चुप को रहता है, political लड़ाई वहाँ इस में तरह की या आवाज religious उसमें आवाज अमित शाह उठानी को पड़ेगी। है, गृह मंत्री और वही प्रधानमंत्री का बात क्या है। लेना देना है? मैं बात ये कर एक लिबरल murder सेक्युलर है, से। इस तरह की आप इसमें भी घटनाओं पॉलिटिकल में एजेंडा अपने ढूंढ रहे देश में हैं, आप नरेंद्र इसमें भी मोदी पॉलिटिकल एजेंडा मुंबई ढूंढ रहे हैं, उसको आप इसमें भी डील पॉलिटिकल करना एजेंडा जरूरी ढूंढ रहे हैं, है। और तो और आरएसएस जिम्मेवार है। आप इसमें भी पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे है हैं। ना, बिल्कुल जिम्मेवार सैवियो, है। इसमें भी ये पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहे हैं। मुझे अपनी बात रखने दें, पहले अपनी बात कह लूं, फिर आपका बोल लीजिएगा दिमाग जो फिट मर्जी। है। इसके लिए मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस जिम्मेवार हैं। कैसे? जो जिम्मेवार हैं, नहीं, कैसे? पहले सुन लीजिए, पहले और आप सुनना बोल रहे सीखिए हैं बीजेपी RSS सैवियो! ये गुंडागर्दी बंद करो, पहले अपनी बात रखने दो मुझे। है कि नहीं? सुनिए, इसके जिम्मेवार इसलिए हैं क्योंकि लिव इन रिलेशन, अरे यार, अपना दिमाग खुद अपना दिमाग ठीक करो लिव इन पहले। रिलेशन कानून के चलते ये एक जहां पर साइकोपैथिक महिलाओं ने रिले- दबाव आदमी बनाया के बारे में कि भाई आप शादी सबूत करो, दे रहे। वहीं उसकी हत्या कर दी। तो मोदी जी कहां सो रहे हैं, अमित शाह कहां सो रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे गंदे अबे कानून को खत्म करते प्रदीप, जिससे हमारी इस प्रकार की संस्कृति गधे को खत्म हो क्यों रही लेकर है? आते हो? आरएसएस कहां डूब इस कर प्रकार मर की रही है? गधे को क्यों कौशिक, लेकर आते हो खाती, विजय कौशिक, ये जो इसका कोई है, दिमाग- बुने कौशिक, हुए हैं देश भर में, एक हादसा जो हुआ है। नाशी के अड्डे हो विजय गए एक हैं। कौशिक, परिवार इस हादसे एक से और मर्डर पूरे हुआ है, देश दुखते उसमें भी हैं, आप और पॉलिटिकल एक एजेंडा गधे को ढूंढ लेकर आते रहे हो तुम लोग। हैं। एक मर्डर हुआ है, उसमें भी आप एक पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ एक रहे हैं। हादसा हुआ है, एक मर्डर हुआ है, एक मर्डर हुआ लड़की है, को चौक उसको किया भी गया आप जो है इस पे और ये पॉलिटिकल गधा एजेंडा ढूंढ जो रहे है हैं। वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। आप विजय कौशिक, आपकी बहुत बड़ी देश विजय इतिहास इस कौशिक गलती नहीं को है। याद रखेगा, ये विजय इतिहास इस कौशिक गलती गधा को है। याद रखेगा, इतिहास आपकी इस गलती को याद रखेगा जब ये इतिहास इस डिबेट को 15 साल बाद विजय देखेगा। कौशिक एक गधा आपको है, देश तो याद उसको रखेगा। कहना ना मैं आना चाहता हूँ साध्वी प्रज्ञा भारती। नहीं नहीं नहीं, गलत है। एक बात और कह लेने दो, केवल देश विवेक के श्रीवास्तव सबसे आ बड़े गए। सीरियल किलर का खुलासा एक करना चाहता हूं हिटलियस आपके चैनल हिटलियस पे। क्राइम हुआ है विजय जी। विवेक श्रीवास्तव एक जी, हिटलियस क्राइम बहुत हुआ है। आजकल देर से आ रहे हैं आप। नहीं नहीं, मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव को लाइए, मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव और साध्वी प्रज्ञा भारती और श्रीराज नायर आ रहा हूं मैं आपके पास। मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव और साध्वी प्रज्ञा भारती को लाइए, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज और एडवोकेट मुमताज के पास भी आ रहा हूं मैं। नहीं 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 ना ना, गलत है जहां गलत है। मैं बेसिक्स पे आना चाहता हूं, बेसिक्स पे आना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव, पहली बात तो आजकल आप, विवेक जी, आजकल आप बहुत लेट आ रहे हैं और दर्शक जो है इसमें कंप्लेन कर रहे हैं कि विवेक श्रीवास्तव जैसा इतना फायरी डिबेटर लेट चल रहा है, जो सही नहीं है विवेक जी। तो विवेक जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो चैट है, चैट था तो आपका यूनिट चैट है विवेक जी, सुनिए मेरी बात। विवेक जी, हम आपको मिस कर रहे थे। विवेक जी, चैट है जो, वो चैट ये रिवील कर रहा है कि श्रद्धा को 2020 के समय में भी आफ्ताब अमीन पूनेवाला ने बुरी तरीके से मारा, और इस तरीके से मारा कि उसका बीपी लो हो गया, उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो गई कि वो अपने बेड से भी नहीं उठ पाई।
उसके बाद में ये सवाल उठता है कि उसने मर्डर के बाद में कितने श्रूड तरीके से साध्वी प्रज्ञा भारती की मर्डर के वेपन को जिससे मारा है वो अभी तक ऐसे उसने दफना दिया है कि मर्डर का वेपन अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। उसने जो खोपड़ी है, जो मेन जिसको उसने कट किया था, काटा था, वो भी अभी तक नहीं रिकवर हो पाई है। तो विवेक श्रीवास्तव, आप तो जब कभी होता है तो खुल के बोलते हैं। ये केस ऑफ लव जिहाद है, क्योंकि जैसे सैफुद्दीन हमने देखा था जब दूसरा केस आया था, दूसरे केस के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक 19 साल की निधि को भी इसी तरीके से चौथे फ्लोर से फेंक दिया गया था। तो विवेक श्रीवास्तव, इंडिया नीड्स लॉ अगेंस्ट लव जिहाद। जी देखिए, पहली चीज, इसको लव जिहाद हम ना कहें, ये क्राइम ऑफ पैशन है, क्राइम। और क्राइम को क्राइम कहिए आप। इस देश के अंदर 2021 का जो डेटा है वो कहता है 7000 डाउरी डेथ्स हैं। 7th है, हाँ, 7000 डाउरी डेथ्स हुई हैं इस देश के अंदर। 2021 का ऑफिशियल मोदी सरकार का डेटा है, जिसमें से 90% डेथ्स हिंदू फैमिलीज की है। उसके अंदर लव जिहाद नहीं है। ये इस देश की मानसिकता खराब है कि हम चाहे किसी भी मजहब के हो, हम औरतों की इज्जत करना जानते नहीं है। वाह। हमारी जो रिलेशनशिप की जो मैनेजमेंट है हमारे समाज में, इस मुल्क में, वो थर्ड रेट है। हमें अपनी मानसिकता को बदल। कोई लड़की आज सड़क पे महफूज नहीं है। दिल्ली शहर के अंदर रात को लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती अकेले। इसमें सिर्फ हर चीज के अंदर धर्म का एंगल लेना और ये कहना कि साहब मुसलमान और पारसी और ईसाई जो लोग हैं वो हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, ले आते हैं, फिर कत्लेआम होता है। साध्वी प्रज्ञा भारती, गलत एनालिसिस है। साध्वी प्रज्ञा भारती, विवेक इसको जनरलाइज कर रहे हैं डिबेट को। मैं उज्जवल निकम जी और शिल्पी के पास वापस आने वाला हूं, पर उसके पहले साध्वी प्रज्ञा भारती के पास आऊंगा। एडवोकेट मुमताज आपके पास, और मैं मेहरुद्दीन रंगरेज के पास भी आ रहा हूं। डिबेट में बहुत टाइम है, पर साध्वी प्रज्ञा भारती, सच ही तो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सूफियान ने क्या किया, एक 19 साल की निधि को चौथे फ्लोर से इसीलिए फेंक दिया क्योंकि निधि ने अपने आप का धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। निधि प्यार करती थी पर उसने जोर जबरदस्ती को मना कर दिया, और अब सूफियान पकड़ा गया जिसके पास से नीचे से एक रिवॉल्वर भी रिकवर हुई है। तो जो कोट अनकोट दलित लीडर्स की बात, जो कोट अनकोट दलित लीडर्स हैं, वो भी आज इस देश में चुप है। श्रद्धा विकास वॉकर एक ऐसी थी, दलित थी, उनकी दलित प्रेम आज चुप हो गई क्योंकि मारने वाला इज फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये कितनी हिपोक्रेसी है इस देश के सभी वैल्यूज में, सब पब्लिक कमेंटेटर्स के नाम पे, ये लिबरल गैंग के नाम पे। और आज विवेक भी एक जनरलाइज स्टैंड ले रहे हैं। आज विवेक भी एक जनरलाइज स्टैंड ले रहे हैं। साध्वी, इस शहर की रोड पर कोई लड़की, कोई महिला, प्रदीप जी देखिए, बात यह है कि श्रद्धा और आफ्ताब का केस दिल दहला देने वाला केस है। ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये कोई आम कपल फाइट नहीं थी कि कपल्स की लड़ाई हुई और उसके बाद बात शांत हो गई। उसे सिगरेट से जलाता था, उसको मारता था, पीटता था, और आपके चैनल पे लगातार उसकी कवरेज दिखाई जा रही है। उसके दोस्त निकल कर आ रहे हैं जो कैसी कैसी बातें बयान कर रहे हैं। शी वाज फ्रस्ट्रेटेड इन द रिलेशनशिप, शी वाज बोल्ड, शी वाज अग्रेसिव, शी वाज ब्लंट, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसे सुसाइड। Let me complete, Vivek ji. Vivek ji, please do not interrupt. Please do not interrupt. When you were speaking, I did not interrupt. Please do not interrupt. Pradeep ji, tell him not to intervene. विवेक जी उनको इंटरप्ट करने दीजिए। विवेक जी, आपको भी महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए पैनल में। विवेक जी, आप बात करते हैं महिलाएं से महफूज क्यों नहीं है, आप पैनल पे एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। अपने स्टैंडर्ड्स को प्रीच करिए। अरे इनको पहले हिंदू मर्द, अब देखिए श्रद्धा को, देखिए श्रद्धा को वो मारता था, पीटता था, और उसके बाद सर तन से जुदा कर दिया। ये सर तन से जुदा एक नेशन वाइड पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन करता है रिलेशनशिप में सर तन से जुदा? इतनी फाइट्स होती हैं, इतने लोगों के एब्नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन सर तन से जुदा कर देना, और ये सस्पिशन उसके फादर को है। एक बेटी, एक बाप ने अपनी बेटी को खोया है प्रदीप जी, और इनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं है। एक बाप ने, एक माँ ने, एक परिवार अपनी बेटी उसके 35 टुकड़े, दरिंदगी भरा व्यवहार, वेशी माइंडसेट था। इमेजिन करिए उसकी
पिता ने बोला है, उसके दोस्तों ने बोला है कि इसके अंदर लव जिहाद का एंगल है। प्रदीप जी, 5 दिन से इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन मैंने शुरुआत में लव जिहाद की बात भी नहीं करी। लेकिन जब एक पिता को डाउट है, अरे पिता की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। पिता कह रहे हैं कि लव जिहाद का एंगल है, आप उसके पिता नहीं है, लेकिन आपकी भी तो बच्ची होगी। दर्द समझिए उसके ऊपर क्या बीत रही है उनके पिता के ऊपर, और उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, रिलेशन भी आपके आफ्ताब एक जन्नत का भी लाशी था। आफ्ताब, मेरा मानना यह है प्रदीप जी कि इससे पहले भी आफ्ताब ने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं। कुछ पर मैं कह रहा हूं विवेक, आपके चेहरे पर, आपके आंखों में आंसू नहीं है विवेक, आपके आंखों में आंसू नहीं दिख रहे। आप इसको पॉलिटिकल डिबेट के रूप में देख रहे, पर आप इस वक्त श्रद्धा विकास वॉकर के पिता में थे। अब श्रद्धा विकास वॉकर के पिता के शूज में अपने आप को स्टेप इन करने की कोशिश करिए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है नहीं, शिल्पी, इट्स नॉट जस्ट शिल्पी और एडवोकेट मुमताज। प्लीज बिल्कुल शिल्पी, प्रदीप जी आ रहा हूं पॉइंट है, नहीं, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूं, ये किसी से रुकते नहीं है। एडवोकेट मुमताज और शिल्पी, शिल्पी लॉज बनाए हैं। लॉज क्यों बनाए हैं मुझे बताइए, लॉज बनाने की नीड क्या पड़ी, प्लीज टेल मी। शिल्पी, मैं शिल्पी के पास आना चाहता हूं। शिल्पी जैन और एडवोकेट मुमताज, एक सेकेंड, मैं उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज और शीराज नायर जी के पास आ रहा हूं, पर पहले शिल्पी और एडवोकेट मुमताज के पास आना चाहता हूं। शिल्पी, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर डालना चाहिए मैटर को, पर जब मैं डेटा पढ़ रहा था शिल्पी, तो मैं ये देख रहा था कि कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर एक साल में मैक्स 2 to 4 या मैक्स 5 टाइम्स हियरिंग होती है, और 6 लाख से ज्यादा मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी लंबित हैं। तो अगर इस केस को मान लीजिए हमें फास्ट करना है, तो डे टू डे हियरिंग्स के साथ में किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, पॉइंट, जिससे कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। बेशक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। और शिल्पी, क्या मर्डर वेपन की रिकवरी के बिना भी ये इसको प्रूव किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन को, या प्रोसिक्यूशन को जरूरी होगा कि वो मर्डर वेपन की रिकवरी करे? देखिए, जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात है, मैं बहुत टाइम से ये डिबेट कर रही हूँ कि जो सीनियस ऑफेंसेस है उनके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो एक कंप्लीट शैम है, उनका कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है। जैसे आपने कहा कि वो ड्यू कोर्स में नॉर्मल कोर्ट्स बन जाते हैं, नाम जरूर उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है। ये है कि अगर और केसेस में साल में 2 हियरिंग्स हैं तो इनमें 3 हो जाएंगी। अब जब तक ये मर्डर केसेस में क्या होता है, पनिशमेंट सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल हो सकती है। तो क्योंकि ये इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इसको कैपिटल पनिशमेंट हुई उसको कंफर्म होना पड़ेगा हाई कोर्ट से, फिर ये अपील जाएगी वापस सुप्रीम, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है फिर उसमें रिव्यू, मर्सी पिटिशन, तो आम तौर पर 10 साल 15 साल गुजर जाते हैं, चाहे उसको आप कितना ही फास्ट क्यों ना कर दे। और अगर आप ये कहें कि नहीं इसको एक स्पेशल कैटेगरी में डे टू डे कर दे, तो वो मेरे को नहीं लगता होगा, क्योंकि कोर्ट्स ये कहते हैं कि बहुत से केसेस आइडेंटिकली प्लेस्ड है, इससे पहले के केसेस है, तो वो तो नहीं होने वाला है, हमें लॉ ही बदलना पड़ेगा। पर शिल्पी वन मोर क्वेश्चन, शिल्पी एडवोकेट मुमताज आप आइएगा। पर शिल्पी, हमने देखा है कि राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के किलर्स भी फ्री हो गए हैं और सेंटर ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया। देश के मन में ये सवाल है कि जिस तरीके के क्लेम आफ्ताब सामने लेके आ रहा है कि वो एक साइको है, उसने बियर पी थी एक्सेट्रा, तो क्या किसी सिनेरियो के अंदर ऐसा हो सकता है कि आफ्ताब विल आल्सो गेट अवे विद अ वेरी माइनर पनिशमेंट और मैक्स टू मैक्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट? नहीं, देखिए, ये कहना कि मैं वो शराब पिए हुए था या ड्रग एडिक्ट था, इससे उसको ऑफेंस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे तो हर एक आदमी फिर शराब पीकर ऑफेंस करने लगेगा। वो तब होता है अगर मेडिकली प्रूव हो जाए कि जिसने ऑफेंस करा है वो मेडिकली अनसाउंड माइंड का है, उसमें उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं उस समय तक जब तक उसकी मेंटल स्टेबिलिटी वापस ना आ जाए। किसी भी अक्यूज्ड को इस ग्राउंड पे बेनिफिट नहीं मिल सकता या लीनियंसी नहीं हो सकती क्योंकि वो शराब के नशे में था या क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है।
क्योंकि वो तो एक डबल बल्कि ऑफेंस हो गया। एक तो शराब में हो तो वो अपने आप में एक खराब चीज है, या ड्रग एडिक्ट हो वो अपने आप में एक ऑफेंस है। पर मेरे को ये लगता है कि इस केस में अगर वेपन ऑफ ऑफेंस का आपने पूछा था, सर्कमस्टांसेस की बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की चेन होती है। वेपन ऑफ ऑफेंस उसमें एक बहुत वाइटल क्लू होता है, क्योंकि अगर वेपन ऑफ ऑफेंस और उसकी रिकवरी अक्यूज से हो जाए तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांस हो जाता है जिससे अक्यूज निकल नहीं पाता है। पर तो अगर वो ना भी मिले पर और जो सबूत है वो सारे ये ही कंक्लूजन पे आएंगे, और इट हैज टू लीड की और कोई पॉसिबिलिटी डाउट की नहीं है, सारे सर्कमस्टांसेस इसी तरफ कर रहे हैं। एडवोकेट मुमताज अक्यूज्ड है और कोई नहीं है, तब जाके इसमें पनिशमेंट होगी, एडवोकेट मुमताज, क्योंकि बात दरअसल ये है कि अगर मैं प्राइमा फेसी देखूं तो इस व्यक्ति ने हर वो चीज करी है जो एक नॉर्मल किलर भी नहीं करता। 35 टुकड़े करना, फ्रिज में रखना, उसका मेकअप करना, उसके बाद जाकर उसको अलग अलग जगह डिस्पोज करना, उसके बाद जाकर विद इन 20 डेज दूसरी लड़कियों को डेटिंग ऐप के अंदर अप्रोच करना, उसके बाद जाके दूसरी लड़की के साथ विद इन 18 डेज सेक्स करना। दैट इज ऑल दिस रिफ्लेक्ट that this is a very very heinous crime, एडवोकेट मुमताज। so this is, मेरे हिसाब से सिर्फ फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और आप किसको कैसे देखती हैं? और ये लव जिहाद वाले एंगल पे भी चर्चा होनी चाहिए। फादर ने बोला है इस बारे में। एडवोकेट मुमताज, श्रीराज नायर, मेहरुद्दीन रंगरेज। जी प्रदीप जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मुजरिम का धर्म होता है लेकिन जुर्म का धर्म नहीं होता, और हर जुर्म को हम एक धर्म के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो इस पर्टिकुलर क्राइम को लव जिहाद का नाम देना या किसी लव का या किसी धर्म का एंगल देना सरासर गलत है। ऐसे कई क्राइम होते हैं और काफ़ी क्राइम हुए हैं जिनको लव का या लव जिहाद का एंगल देना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात रही बात इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, ये सारा मैटर है। इस चीज़ पे लव जिहाद लेना या अभी ही उसको डेथ पेनाल्टी मिल जाए, इस पे कमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। पर आप नहीं चाहती डेथ पेनल्टी हो? जी, आप नहीं चाहती डेथ पेनल्टी हो? देखिए, डेथ पेनाल्टी हो, बिल्कुल हो, ऐसे क्राइम्स में होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट होता है, लेकिन व्हाट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? जो लॉ ने हमें एक इस्टेब्लिश प्रोसीजर दिया है, लॉ में सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात हुई है। अभी इस पर्टिकुलर केस में कोई भी ऐसा काफ़ी अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी तब जाके डेथ पेनाल्टी उसकी डिसाइड होगी। अभी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ मतलब? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ मतलब? जी, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ मतलब? लाइक अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर चल रहा है, इट्स कंटिन्यूड। अभी कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमें हमारे हाथ नहीं मिला है। जैसे से फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि उसके फ्रिज से कुछ फ्लैश के पार्ट्स मिले हुए, लेकिन वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुए कि वो श्रद्धा की ही पर है टेक्निकलिटीज। एडवोकेट मुमताज, मैं कहना चाहता हूं श्रीराज नायर और मेहरुद्दीन रंगरेज, फिर सेवियर रॉड्रिगेज और विवेक श्रीवास्तव के पास आना चाहता हूं, विजय कौशिक के पास। पर श्रीराज नायर, जब पिता कह रहे हैं कि लव जिहाद के एंगल पे भी जांच होनी चाहिए, तो पिता को राइट है कि लव जिहाद के एंगल पे भी जांच हो। और श्रीराज नायर, टेक्निकलिटी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैन नॉट कम इन फ्रंट compared to the end goal which is justice, और end goal justice यही है कि इस आदमी को कैपिटल पनिशमेंट मिले। तो सवाल यह है कि लव जिहाद के एंगल से अगर जांच पिता चाहते हैं तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसकी भी जांच करे? श्रीराज नायर और मेहरुद्दीन रंगरेज। देखिए, हम तो कई वर्षों से कहते हैं ये पूर्ण रूप से लव जिहाद का ही मैटर है और एक स्टैंड अलोन केस नहीं है। पिछले 2 साल में करीब 30 लड़कियों को इस तरह से बरगला करके, ब्रेन वॉश करके शादी की है, उनके टुकड़े टुकड़े किए हैं, कईयों को समुद्र में फेंक दिया गया है, कईयों को बोरी में भर के रखा गया है, कईयों को आज दोनों तरफ की बात बताइए। कितनी मुस्लिम लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है वो भी बताइए। आप हर चीज में लफ्ज जिहाद ले आते हैं, धर्मांतरण ले आते हैं, आप करते क्या है? आरएसएस के लोग जो आप वीएचपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं, आप तो प्यार के और खिलाफ है। आप तो उनकी मानसिकता को बढ़ाते हैं। ये लोग जो यहाँ पैनल में बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं और लॉज में भी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, उसके क्राइम को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, कोई उसकी हिमायत नहीं ले रहा। आप लोग लेते हैं हिमायत, आप लोग जो बलात्कारी होते हैं उन्हें छोड़ने का काम करते हैं और उनका सम्मान करने का काम करते हैं। लव जिहाद के एंगल से एक सेकंड रुक जाइए श्रीराज नायर, लव जिहाद के एंगल से रंगरेज जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, इनका खंडन तो इन्हीं के गृह राज्य मंत्री जय किशन रेड्डी ने 2020 में पार्लियामेंट में कहा गया ऐसा लव जिहाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कोई केस नहीं आया, इनकी तो थ्योरी को वही गलत ठहरा रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं प्रदीप जी, इसे लव जिहाद से नहीं, ये साइको किलर है। अरे अगर ये साइको किलर है तो फिर सूफियान ने क्या किया? अगर ये साइको किलर है तो सूफियान ने क्या किया? नहीं मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अगर ये साइको किलर है तो सूफियान ने क्या किया? ये एक साइको किलर है तो सूफियान ने 19 साल की निधि को चौथे फ्लोर से क्यों फेंका? क्योंकि उसने धन परिवर्तन करने से मना कर दिया। तो बीडीएस की एक लड़की थी, उसको कौन? नहीं, किसमें धन परिवर्तन? ना स्पेसिफिक केस की बात करिए, आप स्पेसिफिक की बात करिए, स्पेसिफिक की बात की जाए, स्पेसिफिक आप मुझे स्पेसिफिक की बात करिए। दोनों तरफ से होगी, मगर इस बात पर नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि उसे इंसाफ कैसे मिले, श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा, उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, तुरंत उसे सजा दिलाइए, चार्जशीट जल्द से जल्द जमा कराइए। ये मेन मुद्दे हैं, इन पर मेन मुद्दा ये है कि क्या एक बड़ी शक्ति सैवियो पीछे से इनको मोहरा बना रही है, जो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने की बात करते हैं और कन्वर्ट सैवियो अपने आप को अनम्यूट करिए और कन्वर्ट कराने की बात करती है। और अगर कन्वर्ट करने से मना करे तो या तो उनके 35 टुकड़े कर दो या तो उनको चौथे फ्लोर से फेंक दो। तो ये बड़ी बात है, तभी इस देश में 10 से ज्यादा स्टेट्स पे विवेक श्रीवास्तव लव जिहाद के कानून है। एक कड़वा सच ये है, आप दोनों तरफ दिखाइए, एक कड़वा सच ये है कि आफ्ताब एक नाम बताइए, नाम बताइए, एक से रुक जाइए, नहीं नाम बताइए, रुक जाइए, एक रुक जाइए, नहीं मैं चलाऊंगा नहीं, मैं आपका एक्सपायर चाहता हूं, एक नाम नहीं, रुक जाइए रंगरेज, एक हिंदू लड़के का नाम, एक से रंगरेज जी, एक हिंदू नहीं, मैं इस पे हिंदू मुसलमान नहीं ला रहा, फैक्ट ला रहा हूं। एक हिंदू लड़के का नाम बताइए जिसने मुसलमान लड़की को इसीलिए 35 टुकड़े करे क्योंकि उसने मुसलमान धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए मना कर दिया शादी के लिए। मैं आपको एक गाजियाबाद की घटना बता रहा हूं, नाम एग्जैक्ट डेट बताइए, एक भी नहीं है। एक लड़के का मुसलमान लड़के के 4 पीस कर दिए और बाकायदा हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को 35 टुकड़े करे क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। नॉट अ सिंगल, चौथी मंजिल से नीचे कूदना, नॉट अ सिंगल। तो ये मामले भी ये नॉर्मल केस ऑफ मर्डर नहीं है। प्रदीप जी आप वो मामले दिखाएंगे? नहीं, आप खुद ही नहीं दिखा रहे, आप खुद दिखाइए, आप खुद दिखाइए, नाम बताइए, अभियुक्त का नाम बताइए। से देखिए, विवेक श्रीवास्तव और विजय कौशिक, विवेक श्रीवास्तव इट्स अ स्पेसिफिक केस ऑफ विवेक श्रीवास्तव, साध्वी प्रज्ञा भारती, विवेक श्रीवास्तव और विजय कौशिक, सैवियो को भी लाइए, चारों को लेके आइए। विवेक श्रीवास्तव, ये प्योर केस ऑफ लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, फादर चाहते हैं। आप सुनिए सर, आप सुनिए, बड़ी क्लियर सी बात है। 2022 में हम बैठे हैं, मैं कम्युनिस्ट हूं, प्रोग्रेसिव हूं, मैं दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं करता। भारत की हर लड़की का अधिकार है वो जिससे चाहे प्रेम करे, जिससे चाहे उसके साथ रहे, जिससे चाहे उससे शादी करे, जो चाहे खाए और जो चाहे पहने। आई एम प्रोग्रेसिव एंड आई बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ वुमेन। अरे हम सभी प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव शादी प्रज्ञा भारती डज नॉट मीन कि अगर लड़की प्यार करे तो उसका धर्म परिवर्तन करवा दो। एनकरेज करना चाहिए। अरे प्रोग्रेसिव का ये मतलब नहीं कि शाहरुख रितेश बन जाए। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर ला रही हूँ जिसका जवाब श्रद्धा भी दे देगा ना, तो आज यही सबके सामने सच का सच आ जाएगा। सुनिए, सबसे पहली बात यह कि इस साल में 238 केसेस सामने आते हैं, 238 केसेस लव जिहाद बनाम धार्मिक परिवर्तन के। अब मुझे बता दीजिए 238 केसेस कैसे? दूसरी बात, 25,000 केस हिंदू समाज के डाउरी के रिपोर्ट किए गए हैं और अनरिपोर्टेड में जानता नहीं, वो कह रही है, आगाह कर रही है, ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। तीसरी बात, मुझे ये बता दीजिए, मुस्लिम धर्म के अंदर अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो आप क्या इस फैक्ट को जानते हैं कि वो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना मैंडेटरी है? नहीं तो शादी हराम है। यहाँ पे सारे पैनलिस्ट शादी प्रज्ञा भारती मैं कहना चाहता हूँ विजय कौशिक राजस्थान नहीं, शादी प्रज्ञा भारती बिल्कुल सही कह रही है। विजय कौशिक और सैवियो प्रोग्रेसिव का ये मतलब नहीं कि जब लड़की लड़के से प्यार करे तो लड़की के
धर्म को परिवर्तित करवा दो। या प्रोग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि शाहरुख रितेश बन जाए और शादी के बाद लड़की को पता चले कि वो शाहरुख वो रितेश नहीं शाहरुख था। छोड़ सकती है, वो उस लड़के को छोड़ सकती है, बात कर सकती है। कैमरे के लिए है। और प्रोग्रेसिव का ये मतलब नहीं कि उसके बॉडी को 35 टुकड़े में कर दो। एक कड़वा सच है, कितनी श्रद्धाओं की एक बलि कड़वा चढ़ानी सच पड़ेगी, है। कितनी निधि बोलिए विजय कौशिक, आज मैंने आप सभी को फैक्ट पे कैच किया। मुझे ये कर सकती है। विजय कौशिक और सावियो 10 सेकंड, विजय 10 सेकंड सावियो। कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है, बातें करते हैं। प्रदीप भाई, ये जो घटना हुई है इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। लव जिहाद पर कानून बना। सावियो 10 सेकंड। पहली बात सावियो 10 सेकंड आए, 10 सेकंड। एक कड़वा सच ये है कि आफ्ताब एक मुसलमान है, आफ्ताब एक मुसलमान है, लेकिन उससे ज्यादा कड़वा सच ये है कि एक साइकोपैथ है, एक साइकोपैथ। अपने दिमाग को ठीक करो तुम लोग। आरएसएस इसे कैसे देख He is a serial killer and a serial killer को फांसी दो। टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ कैनॉट टेक प्रेसिडेंस। प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर जो है जस्टिस देना, देश देख रहा है कि क्या श्रद्धा के पिता को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से कि जस्टिस मिले। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।